आज की कहानी है अमेरिका से सुदर्शन प्रियदर्शनी की तुम्हारी आशा। सुनिए वैदेही के स्वर में। जैनी प्रिय, यह पत्र तुम नहीं जानती मैं क्यों लिख रही हूँ। ना भी लिखूं तो चल सकता है, पर कोई चीज़ है अंदर जो बाकी है। शायद वही यह कृत्य करवा रही है। जैनी, एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह उम्र के सुनहरे पायदान पर खड़ी, अपनी कांख में सपनों की पोटली दबाए, सबको मात देकर यहाँ आ खड़ी हुई थी। तब मेरा नाम आशा था, अब आयशा हो गया है। वही आशा जिसे कभी लगता था कि लोग कितने नादान और कृतघ्न हैं, जो यहाँ आकर अपने माँ बाप का दिया हुआ नाम तक बदल लेते हैं। लगता तो आज भी है, पर कहीं धीरे धीरे न जाने कैसे ज़रूरतें बदलती जाती हैं और आदमी पारे की तरह स्थितियों में ढलता जाता है। तब सब जायज़ लगने लगता है। यहाँ आकर सपनों की पोटली खुली, भरपूर खुली, पूरी भी हुई। सतरंगी महलों और ऊंची मीनारों वाले कंगूरे भी छुए। जब सब चोर हो जाते हैं तो चोरी खुलेआम हो जाती है। तब कोई चोर नहीं रहता, सब एक जैसे हो जाते हैं। जो हो रहे हैं, सब खुले हाथ लूट रहे हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ काम न करके सरकार से मनचाहा पैसा ऐंठना चोरी नहीं तो और क्या है। फिर औरत होने का दंड भी तो भोगना पड़ता है, लुटना पड़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ। शायद अब भी मैं कहीं लुटने लुटाने के बीच झूल रही हूँ। जानती हो, जब आदमी एक बार लुढ़क जाता है फिर उसे बार बार लुढ़कने में शर्म नहीं आती। फिर उसकी नीचाई की भी कोई सीमा नहीं रहती। जैनी, औरत एक जूठी पत्तल है। जब सड़क पर आ जाती है तो उसे कोई भी मुंह मारकर चाट सकता है। कहाँ मैं आशा किसी अंग्रेजी पार्टी में जाने से झिझकती, कतराती और पीछे हटती थी। वही आशा हर रोज किसी न किसी बार की भीड़ में सिर से पांव तक थिरकती झूमती, जिन्न से लेकर नीट ऑन द रॉक्स तक मेरी नसों को रास आने लगे। लिंकन पार्क पब तो मेरा मक्का बन गया। मैं सब कुछ भूल कर इस मिट्टी में रम रही थी। भगवान का दिव्य रूप, मोती जैसा सफ़ेद रंग हर किसी को यहाँ की होने का मुगालता दे जाता था। यूं न भी हो तो अमेरिका को मेल्टिंग पॉट कहते हैं। यहाँ दुनिया भर के लोग हैं। जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, एशियन, रशियन, अरब, पाकिस्तानी और न जाने कहाँ कहाँ के लोग। किसको क्या कहोगे, कौन अमेरिकन है और कौन नॉन अमेरिकन। मुझे कोई स्पेनिश, कोई अमेरिकन तो कोई अरब समझता। मेरा उच्चारण भी कॉलेज में बदल गया था। यूं भी मैं घंटों टीवी के सामने बैठकर अपने इस अमेरिकन स्लैंग को पकड़ने की और उसमें अपने को ढालने की भरपूर कोशिश की थी। मैं बदल रही थी, मैं बदल गई थी। बार में बैठकर बार कल्चर देखा और सीखा। डिस्को लाइट्स की सतरंगी फिसलती, आंख मिचौनी खेलती किरणों पर थिरकते मेरे पांव शरीर और विशिष्ट अंगों को ठनका देते। जाने कितने हाथ, कितने कोहनियाँ, कितने कूल्हे टकराते, गुदगुदी करते, चूमते, एक दूसरे पर गिरते पड़ते। देखती ही नहीं, गाहे बगाहे महसूस भी करती। इन सब से कुछ सीख कर जब बाहर निकली तो पहला काम जो किया वह यह कि पुरानी चादर जिसे ओढ़ कर आई थी उसे उतार फेंका। यूं भी चादर बोदी हो गई थी। खच्चर तो पहले दिन से ही थी। मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं कि मैं 20-21 की उम्र में भारत से ब्याह कर लाई गई, पर मैं यहाँ घर के अंदर बने भारतीय चौकटे में फिट कर देने वाली चिटकनी नहीं बन सकी। यूं भी मेरे माँ बाप ने मेरी उद्दंड, उच्छृंखल, निर्द्वंद्व और स्वच्छंद प्रकृति देखकर ही यहाँ के निवासी प्रवासी से मुझे ब्याहा था कि अमेरिका के उदात्त उच्छृंखल वातावरण में फिट बैठ जाऊंगी। पर नहीं बैठी, क्योंकि यहाँ के भारतीयों की मानसिकता इंडिया से ब्याही लड़की के लिए वही सती सावित्री, पति परायण,
दंड भोगती, कपड़े धोने वाले, खाना पकाने वाले, साफ सफाई करने वाले आज्ञाकारिणी पत्नी की होती है, जो यहाँ आकर सारी डिग्रियां ताक पर रखकर संडास तक साफ करने की उन्नति पा लेती है। यहाँ बाहर वाली और घर वाली में फ़र्क रखते हैं हिंदुस्तानी लड़के। माँ बाप को खुश करने के लिए हिंदुस्तानी नौकरानी रख लेते हैं, पर हर हिंदुस्तानी लड़की की तरह दो पाटों के बीच पिसने वाला धान मैं नहीं बन सकी। हिंदुस्तान में चक्की के दो पाट सास और पति होते हैं, पर यहाँ वह दो पाटों वाली बाहर की और अंदर की जिंदगी है, जिसके बीच में कांच की दीवार अक्सर रहती है। हिंदुस्तान में जहाँ इन दीवारों का टकराव हुआ और पति का झुकाव एक तरफा हुआ, तो दूसरी की खटिया खड़ी हो जाती है, माँ की या बहू की। पर यहाँ खटिया खड़ी होती है केवल नई ब्याही हिंदुस्तानी लड़की की। वह अनजान, परेशान, एक संस्कारहीन बियाबान में भेड़िए के सामने छोड़ दी जाती है। पर जैनी, मैं बहुत सालों तक दंड भोगती, रोज मरती, रोज झगड़ती, औरतें नहीं बन सकती थीं और नहीं बनी। मैंने उस एनआरआई नामक अहमी पति की खटिया खड़ी कर दी और रोज रोज करती रही। तुम कहाँ गई थी? तुमसे मतलब? मुझसे मतलब नहीं तो फिर किससे मतलब है? जब मैं पूछती थी तो तुम जवाब देते थे मुझे। मैं दफ्तर जाता हूँ, कमाता हूँ। कमाते हो तो बाहर जब तब रहने का लाइसेंस मिल जाता है, जुबान लड़ाती हो। तुमसे सीखा है। समझती क्या हो अपने आप को? और कुछ नहीं, बस एक आम इंसान। इंसान कहने लायक बन के तो दिखाओ। तुम सिखा दो। किसे सिखाऊं? जिसे घर संभालना नहीं आता, जिसे टिक कर रहना नहीं आता। एक नौकर रख दिया होता। तुम किस लिए हो? तुमने क्या समझा था? एक नौकरानी और बिस्तर सहेजने वाली ट्विन वन खरीद लाए हो। बकवास बंद करो। मैंने अभी शुरू ही कहाँ की है। तुम्हें धक्के मार के दो धक्का दूंगा, क्या कर लोगे? तुम अच्छी तरह जानते हो। क्या जानता हूँ? मैंने 911 का बटन दबा दिया तो चीखती चिल्लाती पुलिस की कार दरवाजे पर आ गई। मैंने यह कहकर रफा दफा कर दिया कि गलती से नंबर दब गया। वह कटकर रह गया। किसी तरह उलझते सुलझते कटाक्षों, व्यंगों, ताने, मेहों से 4 साल कट गए। फिर एक दिन मैं घर से बाहर का ताला लगाकर वहां से बाहर निकल आई। बाद में मजबूरन उसे तलाक के सेटलमेंट में वह घर मेरे नाम करना पड़ा, जो आज तक मेरे पास है, और यही मेरी शक्ति बना। पैसे का कोई नैतिक मूल्य हो या ना हो, पर व्यावहारिक शक्ति का भंडार निहित है इसमें। इस शक्ति पर आप सांस ले सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, हंस सकते हैं, अपनी कीमत अगवा सकते हैं। वही मैंने किया। फिर मैंने उस चैप्टर को अपने इतिहास से ऐसे निकाला जैसे कि कोई कुंवारी कन्या अपना भ्रूण निकालकर भूल जाती है। एक और गलती मैंने उसके साथ नहीं की, और वह भी जानबूझकर, क्योंकि इस तरह के कुछ लक्षण मुझे उसमें इंडिया में ही दिखाई दे गए थे, और मैंने अपने मन को पहले ही तैयार कर लिया था कि उसके बच्चे की माँ मैं कम से कम 4-5 साल तक नहीं बनूंगी। यूं माँ बनने की लालसा किसको नहीं होती? आज स्वयं को देखो तो तुम मेरे लिए क्या हो? एक दीप शिखा, एक सुख का आह्वान, एक स्पंदन जिससे मेरा जीवन धड़कता है। कई बार धर धर पकड़ता है कि मुझे माँ बनाकर अपनी बांदी बना सके। मेरी पढ़ाई रोकने का भी प्रयास दूर तक किया। मुझे कहता मैं धोखेबाज हूँ और गद्दार हूँ। तुमने भी एक दिन एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की। इसके लिए तुम स्वयं उत्तरदायी हो। वो कैसे? याद है तुमने पहली बार इंडिया में मुझसे मिलकर क्या कहा था? क्या? तुम सुंदर हो, पर यह ना समझना मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। मैंने कब कहा मेरी पूजा करो? बस बता रहा हूँ मुझसे तुम्हारी क्या अपेक्षाएं हैं। मैं उसकी बात के छोर को उंगलियों में दबाए थी, वही जो एक भारतीय पत्नी से होती है। वे क्या हैं? यही पति को संभालना, घर संभालना, बच्चे पैदा करना
और उनकी देखभाल, तो तुम्हें पत्नी नहीं, नौकरानी और अपनी माँ को खुश करने वाली बहू चाहिए। मैं चुन्नी का छोर मुंह में दबाए बुदबुदाई थी। कुछ कहा तुमने? नहीं तो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं अंदर कटकर भी मुस्कुराती रही थी और उसी क्षण मैंने अपने भी कुछ निर्णय ले लिए थे। मेरी भी कुछ अपेक्षाएं हैं। वे क्या हैं? मुझे सुबह उठना अच्छा नहीं लगता। मुझे बैटरी मिल जाए तो मैं उठकर घोड़े दौड़ा सकती हूँ। अच्छा? एक व्यंग भरा सा तिरस्कार तुम्हारी आंखों में उभर आया था, पर प्रत्यक्ष रूप से उसका कोई जवाब या हामी तुमने नहीं भरी थी। पुरुष के बनाए नियम तुम्हारे तेवरों में झलक रहे थे, फिर भी ऊपरी तौर पर तुम सहलाने जैसी बातें करते रहे। चलो मिलजुल कर काटेंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। तुम पढ़ना चाहती हो ना? हाँ। तो मुश्किल क्या है? अच्छा ही है। इस बेस पर तुम वहाँ जल्दी भी आ सकोगी और हमारी शादी हो गई। जानती हो जैनी, जब आदि पुरुष ने अपनी अधिकार संहिता गढ़ी होगी तब वह उसमें आधुनिक नारी की निष्ठा और सपने रखना भूल गया था। तुम कहोगे ऐसी निष्ठा किस काम की जो किसी का दिल दुखाए, पर यह दुखाना नहीं है जैनी। भविष्य के दुख से अपने आप को सहेजना है। मैं बहुत चिल्लाया था उस दिन। तुम घर नहीं छोड़ सकती। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें लाया हूँ। मेरे कारण तुम्हें ग्रीन कार्ड मिला है। मतलब तुम मेरी पत्नी हो। वह बात को घुमा गया था। और वे दर्जनों बाहर वाली क्या लगती हैं? कोई नहीं। तुम बकवास करती हो। अब पानी सिर से निकल गया है। हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं राजेश। मुझे नाम से बुलाती हो तो? पति को हिंदुस्तानी लड़की नाम से नहीं बुलाती। कहकर मैं उसकी आंखों में घूरने लगी। मुझे लगा यह आदमी जमीन पर नहीं, उससे 6 फीट नीचे रहता है। मैं वह लुटी पुटी हिंदुस्तानी पत्नी नहीं थी जो मशीन बनकर घर, बच्चे और सास ससुर को संभालने में जिंदगी काट देती हैं। और पति बाहर लाठी हाँकता जब रात को घर लौटता है तो मन बेमन उसके नीचे बिछ जाती हैं। मुझे तुम जबरन रख या पा नहीं सकते। यही तुम्हारी सीमा है। मैं तुम्हारी धरोहर नहीं हूँ। मैं हूँ। यह हट छोड़ दो। यह हट नहीं, निर्णय है। निर्णय बदले भी जा सकते हैं। वे दुर्बलताएं मैंने जीत ली हैं। ढीठ शंकाएं उसके माथे पर उभरी, पर आंखें 2 कबूतरों की तरह गुटरगू करती रह गईं। तुम ढीठ होती जा रही हो। यह ढीठता नहीं, निश्चय है, जिसे दृढ़ता और मेहनत से बनाया गया है। यह सजा है दूसरे के लिए नहीं, यह भुक्तभोगी की तपस्या का फल है। कभी कभी मुझे लगता मेरी चेतना उल्टे पांव दौड़ने लगी है। मैं डगमगा जाती, पर मैंने अपने विश्वास को अडिग रखा। एक सुरक्षित छत का होना औरत के लिए किसी सुरक्षित किले से कम नहीं होता, किंतु किले के अंदर बीतते लहूलुहान करने वाले संघर्ष कभी कभी उस मजबूत किले को भी नकार दे सकते हैं। मुझे भी यह भी लगता है जैसे मैं अपने लिए ही नहीं, उन सबके लिए लड़ रही हूँ जो कहीं ना कहीं किसी अपार्टमेंट में, किसी रिश्तेदार के घर, किसी क्लासरूम में या कहीं वापस अपने देश में इस नरक नुमा जिंदगी से लड़ रही हैं। मुझे इस कटघरे को तोड़ना ही है। तुम जाओगी कहाँ? कहीं भी। तुम्हारा तो यहाँ कोई रहता भी नहीं। मैं स्वयं रहती हूँ ना। और मैं कोख में छिपाए अपने साहस से जूझने लगती। तुम्हारे पास तो नौकरी तक नहीं। तुमने आज तक वह रास्ता देखने ही नहीं दिया जानबूझकर। नौकरी के बगैर कैसे रहोगे? अरे ये मानवता का नाटक छोड़ो। तुम्हारी निर्दयी आशंकाएं मुझे विचलित न कर सकेंगे। उस घर के नुक्कड़ में सिमटे रहना मुझे एक त्रास देता था। उस सुरंग के मुख्य द्वार के बाहर मेरी संवेदनाओं की भुतही आवाजें ठकरा ठकरा कर लौट आती थी। कहीं मेरी अधूरी अभिलाषाएं ड्रैकुला के पंजे में कैसी फड़फड़ा रही थी। यह क्या होता है? मैं प्रश्नों के जंगल में घिर गई थी, नियति के पंजों के बीच जकड़ी हुई सी में। यूं भी वह चंचलता और उच्छृंखलता उसकी मार के नीचे दबकर रह गई थी। अब मैं एक औरत थी जिसे घर चाहिए था, प्यार चाहिए था, चढ़ने के लिए एक लंबा
ऊपर उठता हुआ बरगद चाहिए था, मजबूत टहनियों वाला जिसे लिपट कर कोई पनप सकता है। यहाँ तो रोज हार और जीत की चुभती ककरीली बजरी थी। वेदना के नश्तर और विवशताओं की दीवारें थीं। नियति का पंजा दिन पर दिन कसता जा रहा था। आते जाते धौल जमा देता। आज रसोई गंदी क्यों है? मुझे यह रसोई नहीं, भूत प्रेतों का डेरा लगता है। यह कचरा और कूड़ादान यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पापात्माओं का निवास है। तुम पापी हो? हाँ, मैं पापिन हूँ, जो इस नरक कुंड में झुलस रही हूँ। तो कोई और स्वर्ग ढूंढ लो, वह दिन भी आ जाएगा। वह दिन तुम्हारा पश्चाताप का दिन होगा। उसका निर्णय भविष्य करेगा। लौट कर इसी चौखट पर आओगी। इस नरक कुंड में वापस आने की कोई इच्छा नहीं है। अप्सरा जी, आपका स्वर्ग कहाँ है? यहाँ से बाहर कहीं भी? मैं तुम्हारे माँ बाप को लिखूं? हाँ, अगर सच्चाई लिख सको तो। उसका माथा सिकुड़कर छोटा हो जाता और वह भड़बड़ाता, दरवाजा ठेलता, बाहर निकल जाता। गाड़ी एक निर्णीत मोड़ पर आ गई थी। यहाँ से आगे या पीछे नहीं, बस निश्चित कदम ही उठाया जा सकता था। जिंदगी के मुंह को जैसे ताला लग गया था। आगे का रास्ता भी लंबी अंधेरी सुरंग जैसा था, जिसका रास्ता दिखाई नहीं देता था, और बाहर निकलकर हाथ की पगडंडी भी छूट जाएगी का डर समाया हुआ था। वह सब तुम्हें आज ही क्यों कह रही हूँ, जो कभी नहीं कहा, किसी से नहीं कहा, तुम्हारे बाप से भी नहीं। वह तो इतना ही जानता था कि मैं एक धोखे वाली शादी का शिकार हूँ। यह एक तरह से झूठ भी था और सच भी। जैनी, जब हम सच की ज़्यादा छीछालेदर करने लगते हैं ना, तब हम स्वयं ही उलझ कर रह जाते हैं। कई बार अच्छा होता है सूरज को सूरज ही रहने दें, उसकी तपन की मीमांसा न करें, पृथ्वी को पृथ्वी उसका गुरुत्व न नापें। मैंने यही किया। अपने ही रास्तों पर हम स्वयं ही ढो ढो कर कांटे लाते हैं। क्यों लाएं? यही मैंने सोचा। तुम्हारा पिता स्कॉट एक अच्छा पति साबित हुआ। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने को पहचाना, निर्लिप्त होना, दुख को अंदर ही घोटना, बाहर की जिंदगी को भरपूर जीना। संकीर्ण सोच से परे ले जाकर उसने मेरे रोम रोम के ताले तोड़ दिए। हम हिंदुस्तानियों की बाहरी मुलम्मी सभ्यता और संस्कृति के नीचे कहीं दांतों में फंसी किनियों की तरह संकीर्णताएं चुभती रहती हैं, जो न निकलती हैं और न निगली जाती हैं। और आदमी इसकी जुगाली करता, जी फेर फेर कर उम्र पर हलाक होता रहता है। इन्हीं सब से मुझे बाहर निकाला स्कॉट ने। जियो और जीने दो। जीवन की कीमत मैंने उसी से सीखी। वह शायद स्वयं कहीं समय से चूक गया था, या समय से स्वयं चूक हो गई थी। एक सच्चा सुच्चा इंसान जो कहीं की किन्हीं की नज़रों में कभी एक पियक्कड़ अय्याश था, मेरे माँ बाप की नज़रों में एक दिन अनचीने कैंसर की लपेट में आ गया। जब पता चला, तब कोई थेरेपी, कोई रेडिएशन, कोई दुआ या कोई दवा काम नहीं आ सकी। अंत में वह कुछ बोल नहीं पाता था। बस एक ही नाम लिया था उसने अंत में, जैनी। तुम्हारा इंतज़ार था उसे। तुम पहुंच नहीं पाई थी, तुम्हारे आने से 2 ही घंटे पहले। पर सोचती हूँ तुम्हारा स्पर्श उसकी ठंडी देह को अवश्य सहला गया होगा। तब तक शायद मैं अंदर ही अंदर कहीं जाग रहा होगा तुम्हारी प्रतीक्षा में, जैनी। ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि हाड़ मांस के रिश्तों में बड़ा दम होता है। वह तुम्हारी फिक्र करता था। आज सोचती हूँ तो लगता है काश तुम्हें पढ़ने के लिए दूर न भेजती, पर यह नहीं हो सकता था। यह तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होता। मैं जानती हूँ आज तुम मेरे बहुत निकट हो, तब मेरा यहाँ आकर रहने का निर्णय तुम्हें अधिक नहीं सुहाया था। अब धीरे धीरे हम एक दूसरे के आदी हो गए हैं, और फिर स्कॉट का अभाव भी तुम्हें अंदर तक साल गया था। एक गहरी खाई खुद गई थी तुम्हारे भीतर। तुम घंटों चुपचाप अपने स्टडी रूम में बैठी छत को ताकती रहती। खिड़की के बाहर
या अपने कमरे की छत की ओर तुम्हारी टकटकी लगी रहती, कहीं कुछ और खोने का डर बैठ गया था तुम्हारे अंदर। आज मैं तुम्हें वह नहीं कह सकती जो कहना चाहती हूँ। हो सकता है तुम मुझे ही दोषी ठहराओ, पर जीवन नितांत अचंभों का पिटारा है। जो होना होता है होता रहता है, जो नहीं होना होता वो चाह कर भी रुक नहीं पाता। तुम्हें सामने बिठाकर यह बात नहीं कह पाऊंगी। तुम्हारी आंखों में उठी धुआंधार उपेक्षा न सह पाऊंगी। तुम्हारे हृदय में उठी शंकाओं के पांव नहीं मोड़ पाऊंगी। इसीलिए यह पत्र लिख रही हूँ कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। यह पत्र तुमसे नाता तोड़ने का नहीं, जैनी, जोड़ने का प्रयास है। मेरा सामान बंध गया है, मेरी मानसिक तैयारी हो चुकी है, मेरा निर्णय अटल है। क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम दूर रहो पर मेरे अंदर रहो, मुझसे दूर रहो पर मेरी रहो। तुम्हें इस तरह मझधार में हाथ पांव पटकती और मुझसे प्रश्न पूछती, उछलती बाहों को नहीं देख सकती। उत्तर और कारण भी कभी पूछना मत। मैं अपना अता पता भी अभी तुम्हें नहीं देना चाहती, पर यह तो बताना होगा कि मेरे इस जाने में मेरी स्वेच्छा है और तुम्हारी भलाई, तुम्हारा सुरक्षित भविष्य है और मेरी मुक्ति। स्कॉट को दिया वचन और अपने अंदर की माँ को जीने की सही राह। तुम दोनों की अपरिपक्व गृहस्थी में मैं कहीं कोई बाधा न बन जाऊं, इसीलिए मेरे अंदर के संस्कार आज आँख की किरकिरी से चुभने लगे हैं। उन संस्कारों की मीठी चुभन मैं साथ लिए जाऊंगी। तुम माँ बनोगी तो जान जाओगे। तुम्हारे माँ बनने के दिन का इंतज़ार करूंगी। एक बात और, स्टीव अच्छा लड़का है, पर कमोबेश जिंदगी में समझौते करने पड़ते हैं। पुरुष की मूल प्रवृत्ति भंवरी होती है, उस पर लंगर हमें ही डालकर डटे रहना होता है। मेरा विश्वास है वह संतुलन तुम कर पाओगी और स्टीव को संभाल लोगी। मैं जब ठीक समझूंगी अपना पता लिख भेजूंगी। कुछ भी अन्यथा न लेना। यह नितांत मेरी अपनी सोच का नतीजा और निर्णय है। तुम्हारी माँ। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।